हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है अपना जूस्पोर और जाइगोट में अंतर। सबसे पहले तो आपको जूस्पोर के बारे में बता दें। जूस्पोर अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। सामान्यतः ये जो जूस्पोर है इन्हें हिंदी में चल बीजाणु कहा जाता है। चल बीजाणु नाम से स्पष्ट है, जो अपना स्थान परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। अब आप जूस्पोर की संरचना देखें। जूस्पोर एक केंद्र की द्विकशाभिकीय नाशपति के आकार की संरचना होती है। मतलब जूस्पोर में एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। कशाप, जिसको इंग्लिश में फ्लैजेला कहा जाता है, उनकी संख्या अधिकांशतः 2 होती है। कुछ स्थितियों में 2 से अधिक भी हो सकती है और आकृति इसकी नाशपति के समान होती है। तो चूंकि जूस्पोर में फ्लैजेला पाए जाते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है? चल होती है। अब वहीं पर हम जाइगोट की बात करें तो सभी को मालूम है कि जब नर और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन होता है तो द्विगुणित जाइगोट बनता है। अब अंतर क्या है? तो पहला अंतर ये है कि जूस्पोर अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचना है, तो जाइगोट का निर्माण लैंगिक प्रजनन से होता है। जूस्पोर एक अगुणित संरचना है जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, जिसे n से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि जाइगोट का निर्माण अगुणित अंडाणु और अगुणित शुक्राणु से होता है, इसलिए जाइगोट प्रायः द्विगुणित संरचना होती है। जैसा कि हमने डायग्राम में बताया, जूस्पोर में फ्लैजेला पाए जाते हैं, इसलिए इसकी प्रकृति चल होती है। चूँकि जाइगोट में किसी प्रकार के फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जाइगोट की प्रकृति अचल होती है। जूस्पोर के फलस्वरूप निर्मित संतानों में एक पैतृक के ही लक्षण होते हैं, क्योंकि जूस्पोर का निर्माण अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप हो रहा है और अलैंगिक प्रजनन को हम एक पैतृकी प्रजनन बोलते हैं। जबकि जाइगोट में नर और मादा दोनों पैतृकों के लक्षण होते हैं, तो जाइगोट से निर्मित संतानों में भी नर व मादा दोनों पैतृकों की क्या पाए जाएंगे? लक्षण पाए जाएंगे। ये हमारा पहला डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक जनन पारस्परिक अंतर संबंधित होते हैं, समझाइए। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको युग्मक जनन बताया था। युग्मक जनन जिससे आशय अंडाणु व शुक्राणु के निर्माण से है, और अर्धसूत्री विभाजन जिसको आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन में हम बोलते हैं एक द्विगुणित पैतृक कोशिका से 4 अगुणित संतति कोशिकाएं निर्मित होती है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो केवल इतना है कि युग्मक का निर्माण अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण सदैव अर्धसूत्री विभाजन से क्यों होता है। तो यहाँ पर हमने इसको एक डायग्राम से शो किया हुआ है, उस डायग्राम को देखिए आप। यहाँ पर आपको हम मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। मनुष्य जो कि लैंगिक द्विरूपता का प्रदर्शन करता है, मतलब मनुष्य का अस्तित्व 2 रूपों में है, नर और मादा, जिसको हमने यहाँ फादर और मदर लिखा हुआ है। अब हमें मालूम है कि फादर के अंदर भी गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या 46 अर्थात 46 होती है, और मदर के अंदर भी गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या 46 अर्थात 46 होती है। हमारा जो क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि युग्मक का निर्माण सदैव अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, क्यों? अब आपको देखिए, जब फादर के द्वारा शुक्राणु बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, तो उनमें गुणसूत्र संख्या कितनी हुई? 23, 46 का हाफ। और मदर के द्वारा जब अंडाणु का निर्माण हो रहा तो उसमें भी गुणसूत्र संख्या कितनी आई है? 23 आई है। अब जब शुक्राणु और अंडाणु निषेचन के दौरान संयोजित करेंगे तो द्विगुणित जाइगोट बनेगा, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 23 + 23 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। और जाइगोट से जब नया जीव बनेगा तो उसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितनी हुई? 46 हुई। अब आपको जैसा ज्ञात है, एक जाति के जितने भी जीव हैं, जैसा कि हम मनुष्य का ही एग्जाम्पल लें तो मनुष्य विश्व के किसी भी कोने में हो, सभी में आकारिकी समानता पाई जाती है। और वो आकारिकी समानता क्यों होती है? क्योंकि सभी के अंदर समान संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46। और वो केवल कैसे संभव है? जब युग्मकों का निर्माण कौन से विभाजन द्वारा होगा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन इसलिए सदैव आपस में अंतर संबंधित होते हैं, जिसके परिणामतः एक जाति के समस्त जीवों में गुणसूत्र संख्या समान बनी रहती है, और वही कारण है कि एक जाति के समस्त जीव आकारिकी समरूपता प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निषेचन को परिभाषित कर बाह्य निषेचन की हानियां स्पष्ट कीजिए। देखिए, निषेचन से आशय नर और मादा युग्मकों के संयोजन से, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित जाइगोट बनता है। अब यह जो निषेचन की क्रिया होती है 2 प्रकार की होती है, एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाहरी निषेचन। हम जब आंतरिक निषेचन की बात करते हैं तो बोला जाता है कि जब नर और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु व अंडाणु का संयोजन मादा जीव के शरीर में होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जिसका सबसे सटीक उदाहरण है मनुष्य, और पक्षी का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं।
और बाह्य निषेचन की परिभाषा दी जाती है कि जब नर और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु बाहरी वातावरण में संयोजित होते हैं, मुख्यतः जलीय जीव जिनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो जब नर और मादा युग्मकों का संयोजन कहाँ पर होता है? जल में होता है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। हम इसका एग्जाम्पल मछली और उभयचर अर्थात मेंढक ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाह्य निषेचन को क्यों हानिकारक बताया गया? उसका पहला कारण कि अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन बाहरी माध्यम अर्थात जल में होता है। अब आप खुद सोचिए कि यदि जल में होगा तो कहीं से कहीं तक निश्चितता नहीं रहेगी कि अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन हो। मान लीजिए जल का बहाव यदि विपरीत दिशा में हुआ तो अंडाणु और शुक्राणु संयोजित नहीं हो पाएंगे और जनन द्रव्य, जिसको इंग्लिश में जर्मोप्लाज्म बोला था, वो व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी बात, निषेचन की संभावना बाहरी माध्यम में कम रहती है एज कंपेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन की तुलना में। इसके अलावा जो नर और मादा युग्मक निर्मित हुए हैं, मान लीजिए उनका संयोजन हो भी गया है, तो जो जायगोट और जो भ्रूण और अंडे निर्मित होते हैं उनके परभक्षी अर्थात शिकारी जीवों द्वारा नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। दूसरी बात, निषेचन के पश्चात जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है वो भी बाहरी माध्यम में ही होगा बाह्य निषेचन के दौरान, तो वहाँ पर पैतृक संरक्षण का अभाव होता है, इसलिए उनके भली भांति विकसित होने की संभावनाएं भी कम रहती है।